औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास फ़िज़िक्स सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल से डिस्कस किया था कि 3 इसकी एप्लीकेशन या 3 इसकी एग्जांपल हैं। मैस अटैच विद स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम, वो दोनों हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली हैं। आज की जो हमारी थर्ड एग्जांपल है वह है सिंपल पेंडुलम। तो सिमिलरली इस आज के लेक्चर में भी हमने प्रीवियस 2 लेक्चर को ही फॉलो करना है कि क्या ये सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो ये बात आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आया 2018 बहावलपुर बोर्ड में। लॉन्ग क्वेश्चन आया है 2018 बहावलपुर बोर्ड में, और 2017 बहावलपुर बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया है, डिफाइन सिंपल मोशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा, तो जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी और ये डायग्राम बनानी होगी। अगर लॉन्ग के तौर पर आएगा तो आपने कंप्लीट ये एज इट इज़ जैसे मैंने नोट किया है आपने इसी तरह नोट करना है। तो चाहे भाई स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है? आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। A simple pendulum consists of a single isolated bob suspended from a frictionless spot by a light inextensible string। दोबारा सुने, a simple pendulum consists of a single isolated bob। ये सिंपल पेंडुलम एक सिंगल आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग, एक सिंगल अलग छोटी सी स्मॉल वाली मैस की बॉब पर कंसिस्ट करता है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस स्पॉट बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर होता है और ये एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक धागे के साथ एक लाइट, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक लाइट धागे के साथ ये जो बॉब है ये अटैच है और ये एक रिजिड स्पॉट के साथ अटैच है। और ये तमाम के तमाम ये जिस सरफेस पर है, ये जहाँ पर भी हमने इसको स्पॉट किया हुआ है, हम अज्यूम करते हैं ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो ये सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन है कि भाई सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट करता है एक स्मॉल बॉब जिसका मैस m होता है, जिसके एक लाइट स्ट्रिंग के साथ, जिसका एक सिरा बॉब के साथ अटैच होता है और दूसरा सिरा एक फिक्स रिजिड स्पॉट के साथ अटैच होता है। और ये हम ज्यूम करते हैं क्या है जी, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है या फ्रिक्शनलेस इन्वायरमेंट पर है, जहाँ पर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप आपको सिंपल पेंडुलम की सिर्फ डेफिनेशन समझ में आ गई। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन में हमने सिर्फ ये देखा है कि सिंपल पेंडुलम है क्या। सिंपल पेंडुलम एक मैस जिसका हम बॉब कह रहे हैं, स्मॉल मैस है, बॉब है और एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है। स्ट्रिंग का एक हिस्सा, एक एंड मैस के साथ अटैच है जिसको हम बॉब कह रहे हैं और एक हिस्सा किसी फिक्स रिजिड स्पॉट्स के साथ क्या है, अटैच है। और ये क्या करेगा जी, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा और ड्यूरिंग दिस मोशन हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या है जी, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। तो ये सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन है। उसके बाद हमने ये डिस्कस करना है कि जो इसकी मोशन है क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसी को हमने डिटेल से डिस्कस करना है सिंपल पेंडुलम को। अब जी इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले। अ स्मॉल बॉब ऑफ मैस m, ये सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट करता है स्मॉल बॉब ऑफ मैस m पर। उसके बाद लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ये आपको स्ट्रिंग नज़र आ रहा है, तो ये एक स्ट्रिंग होता है जिसकी टोटल लेंथ क्या होती है, l। उसके बाद वन एंड ऑफ स्ट्रिंग अटैच विद रिजिड स्पॉट, ये स्ट्रिंग के 2 एंड्स हैं। एक एंड जो है वो फिक्स रिजिड स्पॉट के साथ क्या है, फिक्स है, और दूसरा किसके साथ फिक्स है या किसके साथ अटैच है, मैस ऑफ बॉब m के साथ जी। उसके बाद अदर एंड विद मैस m, अब इसकी एक्सप्लेनेशन जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम तरतीब से इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे और यहाँ आपको समझाएंगे।
जब बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर है, ये आपको नज़र आ रही है बॉडी एट मेन पोजीशन ओ, जब ये मैस ये बॉब अपनी मेन पोजीशन ओ पर है तो इसका वेट कहाँ पर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। हमें पता है प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, 9th में भी डिस्कस किया था कि वेट हमेशा कहाँ पर एक्ट करता है? डाउनवर्ड, ड्यू टू ग्रेविटी। जब इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एज अ एक्शन, तो रिएक्शन के नतीजे में एक और फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है, जो है टेंशन। और टेंशन हमने कहा था कि वो फोर्स जो अलोंग स्ट्रिंग एक्ट करती है उसको हम क्या नाम देते हैं? टेंशन। तो ये टेंशन की फोर्स अपवर्ड है और ये वेट की फोर्स डाउनवर्ड है। तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है एक दूसरे को और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। तो इस मेन पोजीशन पर टोटल जो नेट फोर्स है वो क्या है? 0। देखें एक्सप्लेनेशन, एट मेन पोजीशन ओ W इज इक्वल टू टी। ये जो W है ये फोर्स है, ये वेट क्या है? फोर्स। ये बराबर है T। T इज आल्सो अ फोर्स टेंशन। दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो W इज इक्वल टू टी। अगर मैं T को W वाली साइड पे ले आऊँ, मतलब लेफ्ट साइड पे ले आऊँ, तो W माइनस टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि W भी फोर्स है और T भी फोर्स है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। तो टोटल समीशन F इज इक्वल टू 0। जो टोटल हमारे पास फोर्स होगी एट मेन पोजीशन और वो क्या होगी? 0, जिसकी वजह से ये बॉब क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा, मूव नहीं करेगा, रेस्ट की हालत में रहेगा। तो बॉब इज स्टेशनरी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम इस बॉब को उठाकर इधर एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाते हैं, या कुछ सम हाइट पे ले जाते हैं, या कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवा देते हैं अप टू सोन, या आप कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दें या सम हाइट पे ले जाएं, यानी पोजीशन ए पे ले आएँ। तो देखें भाई, एट एक्सट्रीम पोजीशन ए नेट फोर्स इज़ नॉट 0। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन ए है इस टाइम नेट फोर्स 0 नहीं है। मेन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन एट एक्सट्रीम पोजीशन ए पर फोर्स नेट फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि इस टाइम इस पर 3 फोर्स एक्ट कर रही हैं। और वो 3 फोर्स कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, अभी आपको बताते हैं। उसके बाद फोर्स एक्टिंग अलोंग द कंपोनेंट। देखिए ये बॉब है, एक फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड, जिसको आप टेंशन का नाम दे रहे हैं, ये टी आपको नजर आ रहा है, एरो शो कर रहे हैं। एक फोर्स है ये वेट, ये डब्ल्यू आपको नजर आ रहा है वेट, ये वाला डब्ल्यू वेट। अब हम इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में क्या करते हैं? रिजॉल्व कर देते हैं। जब भी हम फोर्स को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, फोर्स ये फोर्स है, अब हम इसको 2 कंपोनेंट में क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। तो वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। ये हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, कि एक फोर्स ली थी, उसको कंपोनेंट में, फोर्स के 2 कंपोनेंट में क्या किया था? रिजॉल्व कर दिया था। जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है उसको हमने कॉस थीटा का नाम दिया था, जो अलोंग वाई एक्सिस होता है उसको हमने साइन थीटा का नाम दिया था। और ये बात हमने 9th क्लास में प्रूव की थी कि एफ एक्स बराबर होगा एफ कॉस थीटा के, एफ वाई बराबर होगा एफ साइन थीटा के। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा एंगल के जो सामने वाला कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? एफ वाई, जिसको आप साइन थीटा कहेंगे। हमेशा एंगल के सामने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? एफ वाई, जिसको आप साइन थीटा का नाम देंगे। देखें जी, ये एक फोर्स है, मतलब W है, इसके हमने 2 कंपोनेंट क्या कर दिए हैं? इस फोर्स, इस W के 2 कंपोनेंट हमने क्या कर दिए हैं? ड्रा कर दिए हैं या रिजोल्व कर दिए हैं। एक mg cos थीटा है, एक mg साइन थीटा है। ये फोर्स है, ये हमने एंगल बनाया है। इस एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? mg साइन थीटा। ये बात मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है। एंगल के सामने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? mg साइन थीटा। तो फिर ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? mg cos थीटा। एंगल, दोबारा सुने कि एंगल के सामने वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? mg साइन थीटा। और ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? mg cos थीटा। अब देखें, ये टेंशन इस फोर्स से कैंसिल हो जाएगी, टेंशन भी फोर्स है, ये इस फोर्स mg cos थीटा से क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। देखें, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, देखें ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, दोनों आपस में सिमिलरली इसी की तरह दोनों आपस में क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो दोनों क्या होंगे भाई? कैंसिल हो जाएंगे। अब कौन सा कंपोनेंट बचा? अब हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचा है फोर्स का, जो है mg साइन
थीटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं इस बॉब को उठाकर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले आया, कुछ हाइट कवर करवा दी या कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दिया, जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा, तो ये फ़ौरन अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर जो मेन पोजीशन की तरफ जो चीज़ इसको लेकर जा रही है वो रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन वो रिस्टोरिंग फोर्स किस फॉर्म में है? जिस तरह हमने मैस अटैच विद स्प्रिंग में डिस्कस किया था कि फोर्स क्या होती है, स्टोर हो जाती है स्प्रिंग में, उसी को हमने स्टोरिंग फोर्स का नाम दिया था। उसके बाद बॉल एंड बाउल सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर कौन चीज़ एक्ट कर रही थी? वेट प्रोवाइड कर रहा था रिस्टोरिंग फोर्स, यानी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही थी एज अ वेट, या वेट एक्ट कर रहा था एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस केस में क्या चीज़ है जो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है? तो इस केस में mg साइन थीटा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। mg साइन थीटा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। ये mg साइन थीटा ही इस बॉब को लेके जाएगा टुवर्ड्स मेन पोजीशन। बस ये बात यहाँ पे समझने वाली है कि इधर इस सिंपल पेंडुलम के केस में एक्सट्रीम पोजीशन ए से बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड्स, जब मैं रिलीज करूंगा, इसको छोड़ूंगा, टुवर्ड्स मेन पोजीशन ऑफ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स का ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा, mg साइन थीटा फोर्स का ये वाला कंपोनेंट। देखिए इसकी डायरेक्शन भी इस वर्ल्ड है, तो ये इस साइड पे मूव करेगा। और mg cos थीटा की तरफ कोई मूवमेंट, कोई मोशन नहीं होगी, क्योंकि ये टेंशन और ये फोर्स आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसल। तो mg साइन थीटा जो है वो उसकी तरफ मोशन होगी, और वो मोशन किसकी वजह से होगी? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम के केस में बॉडी ए से ओ की तरफ जा रही है ड्यू टू फोर्स के mg साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से, और ये mg साइन थीटा असल में क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। अब देखें ये फोर्स तो इस फोर्स से हो गई कैंसल, ठीक है। अब mg साइन थीटा ही बचना हमारे पास। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे छोटा सा प्रूफ किया। देखें भाई, फोर्स बराबर होती है वेट के, वेट भी एक फोर्स है, तो फोर्स बराबर है वेट के, और ये mg cos थीटा तो इससे हो गया कैंसिल। तो हमारे पास बच गया wy, मतलब ये वाला हिस्सा तो कैंसिल हो गया, अब बच गया हमारे पास wy। तो wy बराबर होगा w साइन थीटा के। ये बात हमने 9th में प्रूफ की थी कि fy बराबर होता है f साइन थीटा के। तो wy बराबर होगा w साइन थीटा के, w की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे mg साइन थीटा। तो देखें ये mg साइन थीटा फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है, mg साइन थीटा फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है, और ये कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई कि क्यों बॉडी ए से जब मैं रिलीज करता हूँ अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और वो कौन सी फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। अब हम चेक करते हैं वेलोसिटी एट O एंड B। जब ये बॉडी इस पोजीशन O पर आएगी और O से B की तरफ जाएगी और फिर B पर पहुंच जाएगी, तो वेलोसिटी क्या होगी? ये बात हमने पीछे भी डिस्कस की थी, तो हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं। जब बॉडी O पर आएगी या O की तरफ मूव करेगी, O पर पहुंच जाएगी, तो मैक्सिमम होगी ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि जैसे बॉडी इधर मूव करेगी, इधर आएगी मीन पोजीशन की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी क्या होना? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और ड्यू टू इनर्शिया एट ओ मेन पोजीशन पर ये स्टॉप नहीं करेगी, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। अब जैसे जैसे ये बी की तरफ, ये जैसे जैसे इधर बी की तरफ मूव करेगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स वापस इसको क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी। रिस्टोरिंग फोर्स वापस इसको अपनी तरफ खींचेगी। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखें भाई, जब बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, मतलब ए से ओ की तरफ मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता है। तो जरा आप यहाँ पे देखें, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ये डायरेक्शन भी मैंने आप लोगों के लिए शो करवाई हुई है। अब जैसे बॉडी O से B की तरफ मूव करेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। और हमने 9th क्लास में ये बात पढ़ी थी कि चेंज इन डिक्रीज इन वेलोसिटी क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको आप रिटार्डेशन का नाम देते हैं। तो देखें भाई, वेलोसिटी तो इस साइड पे मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड्स
मेन पोजीशन, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो ये हेंस ये प्रूव हो गया कि सिंपल पेंडुलम में जो बॉल जो है वो मूव कर रही है अपनी मेन पोजीशन के गिर्द, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। और मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पर उसकी फोर्स क्या है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो यही 3 कंडीशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को सेटिस्फाइड करती हैं। इस केस में भी 3 की 3 कंडीशन क्या हुई हैं, सेटिस्फाइड हो गई हैं। अच्छा, ये उसके बाद वेलोसिटी भी हमने डिस्कस कर ली, और जैसे ही बी पर पहुंचेगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मैंने प्रीवियस लेक्चर भी आपको बताया था कि 3 बातें आपने याद रखनी है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम। और जैसे बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगी, इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर होती है, टूवर्ड्स मेन पोजीशन, टूवर्ड्स मेन पोजीशन। और ये बात मैंने अभी आपको समझाई है कि इधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे है और इधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे है। ये 9th क्लास वाली एग्जाम्पल से अभी आपको मैंने ये बातें समझाई हैं। उसके बाद ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा बॉडी कंटिन्यूस टू एंड फ्रो मोशन। अब mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है। जब ये बॉडी यहाँ पर जाएगी तो दोबारा mg sin थीटा इसको यहाँ पे इधर ले आएगा, और जब बॉडी यहाँ पर जाएगी तो दोबारा mg sin थीटा इसको मेन पोजीशन की तरफ ले आएगा। तो ये mg sin थीटा बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये बॉब अपनी मेन पोजीशन, अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म कर रही है। उसके बाद चेंज इन स्पीड, जैसे बॉडी ए से ओ की तरफ फॉल करेगी, गिरेगी, आएगी, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे मैं इस मार्कर को अपवर्ड थ्रो करता हूं तो मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर 0 हुई है तो ये नीचे आया है, और जैसे ये नीचे आएगा ये ग्रेविटी की फोर्स इसको अपनी तरफ खींचेगी, ग्रेविटी की फोर्स इसको अपनी तरफ खींचेगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सिमिलरली जैसे इसको रिलीज करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स को क्या करेगी, धकेलेगी, धक्का देगी, खींचेगी, इसको वापस अपनी मेन पोजीशन पर लाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो बदलेगी फोर्स कह सकते हैं आप, या बॉडी को वापस उसकी मेन पोजीशन, वापस अपनी उसली हालत में लेकर आती है। उसके बाद जैसे बॉडी ओ से बी की तरफ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और एट पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद हमने ये प्रूफ कर दिया, हेंस ये सो द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि हमने तमाम की तमाम अभी हमने देखा है कि सिंपल पेंडुलम ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तमाम कंडीशन को क्या किया है, सेटिस्फाइड किया है। वो 3 की 3 बातें मैंने आपको बताई हुई हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने 3 बातें याद रखनी है कि वेलोसिटी 0 कहाँ पर होगी, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर होगी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। और ये बात मैंने अभी आपको समझाई है चेंज इन वेलोसिटी से। उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है, ये टाइम पीरियड हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग में। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2π√L/G। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π√L/G। 2π इसमें क्या है जी, कांस्टेंट, L क्या है इस स्ट्रिंग की लेंथ, और G क्या है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसके बाद टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। मैंने एक वन वाइब्रेशन का मतलब क्या है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। वन वाइब्रेशन का मतलब क्या है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब क्या है। समझे ज़रा, इस बॉडी को उठा के मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, फिर एक, ये दोबारा बॉडी वापस यहाँ पर आई 2, फिर दोबारा यहाँ पर गए 3, और दोबारा यहाँ पर आई 4। ये जो इसमें 4 चक्कर, ये 4 पार्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, ये एक कंप्लीट वन वाइब्रेशन है, ये एक कंप्लीट वन वाइब्रेशन है। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकंड। अभी हम दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका क्या होगा, टाइम पीरियड। ज़रा मैं आपको दोबारा यहाँ पे समझाता हूँ। देखें जी, ये एक सर्कल है, इसके 4 पार्ट है। ये एक बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पर आई,
फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर, फिर वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ गई। तो ये बॉडी ने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से चल के वापस यहाँ पर आ गई है, इसको मैं एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कह रहा हूँ। और ये कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। तो ज़रा इधर देखें, यहाँ से बॉडी यहाँ पर गई 1, वापस यहाँ पर आई 2, फिर यहाँ पर गई 3, फिर दोबारा यहाँ पर आई 4। तो एक कंप्लीट राउंड को कवर करने में जितना टाइम लगेगा उसका क्या होगा? टाइम पीरियड। वो उसका क्या होगा? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, T = 2π√L/g। इसमें L क्या है? लेंथ है, G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। अब हम देखें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए फार्मूले में आपको या रिलेशन में आपको नज़र आ रहा है L और G। एक तो ये डिपेंड करता है लेंथ L पर और दूसरा ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G पर। ये सिंपल हम समझते हैं इस फार्मूले से। इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले में 2 चीज़ें हैं, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। या लेंथ को आप चेंज करेंगे तो भी टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को चेंज करेंगे तो भी टाइम पीरियड क्या होगा? चेंज हो जाएगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट किन चीज़ों पर करता है? ये रिलेशन में ना हमें मैस नज़र आ रहा है ना हमें एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है। तो ये 2 चीज़ों पर इंडिपेंडेंट करता है, मैस पर और एम्पलीट्यूड पर। मैस पर और एम्पलीट्यूड पर ये इंडिपेंडेंट है और डिपेंड करता है ये लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। बेसिकली ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इस मैस M पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अबाउट दीज टॉपिक्स आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और ये जाने से पहले अब मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ है, आपने बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका अबाउट दिस टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।